हाँ भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया, रिवीजन रिवीजन सब सबका अच्छी तरह से पूरा बढ़िया। ठीक है, फिर आज नया चैप्टर चालू करना है, वंशागति का आणविक आधार। तो हेडिंग डाल देंगे अब हम, नया चैप्टर। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास नया चैप्टर है, नया चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। अब देखो, जब अपन ने आनुवांशिकी पढ़ी थी तो आनुवांशिकी में अपन ने जीन की परिभाषा बताई थी, और हमने कहा था आनुवांशिकी में कि रासायनिक रूप से जीन क्या होता है, डीएनए। मतलब आणविक स्तर पर जीन है क्या, डीएनए ही है। तो हम लोग वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो पहला टॉपिक इसमें आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, या जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, पहली चीज मुझे बताओ, न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण क्या क्या हैं? दो ही होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण डीएनए और आरएनए। मतलब पहली चीज हमको मालूम है, डीएनए और आरएनए दोनों आपके पास न्यूक्लिक अम्ल है। लेकिन रासायनिक रूप से ये न्यूक्लिक अम्ल है क्या? मतलब आपसे पूछ लिया जाए ये डीएनए आरएनए है क्या, किससे बने हैं? सही, डीएनए और आरएनए जो हैं वो बड़े अणु हैं, और बड़े अणु हैं, इनको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स या हम इनको बहुलक भी कह सकते हैं। क्योंकि ये बड़े अणु हैं इसलिए हम इनको बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। अब अगर ये बहुलक हैं, अब यदि ये बहुलक या पॉलीमर हैं तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होंगे। उन छोटे अणुओं को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब आप मान के चलो, डीएनए और आरएनए एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये डीएनए और आरएनए क्या है? बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो कोई भी श्रृंखला छोटी छोटी कड़ी से बनी होती है। ये छोटी छोटी कड़ी क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जो श्रृंखला बन रही है उसे क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। तो पहला सवाल तो यह है कि न्यूक्लिक अम्ल, जब हम डीएनए आरएनए की बात करेंगे तो यह है क्या? ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है। अब पहली चीज, सम बहुलक है या विषम बहुलक? विषम बहुलक, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के होते हैं इसलिए डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के क्या हो गए? विषम बहुलक हो गए। तो न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या हो गए? डीएनए और आरएनए। तो पहले हेडिंग डाल देंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ब्रैकेट में आप लिख लेंगे डीएनए और आरएनए। लिख लेंगे फिर ये डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक होते हैं। डीएनए अथवा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक होते हैं। और विषम बहुलक होते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। विषम बहुलक होते हैं, ब्रैकेट में
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक है। तो पहला सवाल यह है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। हमारे पास एक नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। नाइट्रोजन क्षारक या जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस से 5 कार्बन शर्करा जुड़ती है। 5 कार्बन शर्करा को क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर। और ये नाइट्रोजन क्षारक और 5 कार्बन पेंटोस शर्करा मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ता है। और जब फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो आपके पास क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या जिसे हम क्या कहते हैं, वापस हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक है। नाइट्रोजन क्षारक और 5 कार्बन पेंटो शर्करा दोनों जुड़ेंगे, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट समूह, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़कर क्या बना देंगे, डीएनए आरएनए, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना लो। हाँ जी, इसमें ए और बी दोनों ही जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक, 5 कार्बन पेंटो शर्करा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ेंगे अपन, फॉस्फेट समूह, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर क्या बना देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए आरएनए। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन क्षारक की। सबसे पहले क्या बात करेंगे, नाइट्रोजन क्षारक। ये ले लूं आगे। अब देखो, नाइट्रोजन क्षारक जो है हमारे पास, आपको ध्यान में रखना है, 2 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। एक तो होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन्स। कैसे पहचानते हैं, जिसमें 2 वलय की संरचना होती है वो आपके पास प्यूरिन्स, और जिसमें 1 वलय की संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, पिरिमिडीन्स। अब इसमें उदाहरण आपको ध्यान में रखने, प्यूरिन्स में 2 आते हैं, एडिनिन जिसको अपन ए कहते हैं, ग्वानिन जिसे हम जी कहते हैं। तो 2 प्रकार के प्यूरिन्स हैं, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। एनसीईआरटी में थाइमीन का एक और नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक वलय रूपी संरचनाएं हैं। 2 वलय वाले क्या कहलाते हैं, प्यूरिन्स। 1 वलय वाला क्या कहलाता है, पिरिमिडीन्स। एडिनिन और ग्वानिन क्या हो गए, प्यूरिन्स। साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल क्या हो गए, पिरिमिडीन्स। अब ये डीएनए आरएनए दोनों में होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जब अपन डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है। क्या नहीं होता,
यूरेसिल नहीं होता। और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। क्या नहीं होता? थाइमीन नहीं होता। वैसे इनकी संरचना में आपको देखो, इसकी संरचना भी अपन ने आगे है। ये आपके पास एडेनिन और ग्वानिन है, देखो कितनी वलय संरचना है, 2। और पिरिमिडीन में थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, कितनी वलय संरचना है, 1। अब देखो यूरेसिल और थाइमीन को देखो, बिल्कुल सेम संरचना है, केवल एक मिथाइल समूह का फर्क है। यूरेसिल और थाइमीन की संरचना बिल्कुल सेम है, केवल किसका अंतर है? मिथाइल का। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, यूरेसिल में अगर आप मिथाइल जोड़ दो, यूरेसिल में मिथाइल जोड़ दो तो क्या बनेगा? थाइमीन। और थाइमीन से मिथाइल को हटा दो तो क्या बन जाएगा? यूरेसिल। तो इसका मतलब डीएनए और आरएनए में प्यूरिन्स तो सेम है, एडेनिन और ग्वानिन तो दोनों में सेम है, फर्क किसमें आएगा? पिरिमिडीन्स। डीएनए में कौन सा पिरिमिडीन नहीं है? यूरेसिल। और आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन नहीं है? थाइमीन नहीं है। बना लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि थाइमीन को हम किस नाम से जानते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमीन से यूरेसिल बनाना हो क्या करोगे? मिथाइल समूह हटा दोगे। यूरेसिल से थाइमीन बनाना हो तो मिथाइल समूह जोड़ देंगे। ठीक है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक मिलेंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। क्या नहीं मिलेगा? यूरेसिल। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल मिलेंगे, थाइमीन नहीं मिलेगा। लिख लिया ये? इसका मतलब ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक हमको मालूम चल गया कितने प्रकार के हैं? 2, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल होते हैं। अब नाइट्रोजन क्षारक के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 5 कार्बन शर्करा, या जिसे हम क्या कहते हैं? पेंटो शर्करा। अब इधर देखो, यहां पर मैंने ले ली अब पेंटोर शुगर, या जिसे हम क्या कहते हैं? 5 कार्बन शर्करा। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक राइबोस शर्करा और एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा। 1 मिनट, राइबोस शर्करा का सूत्र हम आसान होता है, C5H10O5 ये होता है। इसकी संरचना अगर हम बनाएं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, OH H H OH H OH H। ये आपके पास किसकी संरचना है? राइबोस शर्करा की है। 1 2 3 4 5 कार्बन की शर्करा है। सूत्र क्या है? C5H10O5। और ये शर्करा हमको कहां पर मिलती है? आरएनए में। राइबोस शर्करा किस में मिलेगी? आरएनए में।
डीएनए में कौन सी है? अब डीऑक्सी कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है, 2 डीऑक्सी याद रखना है। 2 का मतलब देखो, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन ना होना, डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का ना होना। किस कार्बन पर ना होना? तो दूसरे कार्बन पर किसको हटा दूं? ऑक्सीजन को। तो अब दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन को हटा दूं, बाकी सब सेम रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओ एच 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 ओ एच एच। अंतर केवल किस में आ गया? इसमें। तो अगर दूसरे कार्बन पर OH है तो कौन सी शर्करा है? राइबोस। और अगर दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, OH, तो कौन सी शर्करा है? तो डीऑक्सीराइबोस का सूत्र क्या हो गया? C5H10, एक ऑक्सीजन कम हो गया, O4। और ये शर्करा किस में मिलेगी? डीएनए में। तो राइबो देखो, बनाने को आएगा ही नहीं, पहचानने को आएगा। तो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस को कैसे पहचानोगे? दूसरे कार्बन, दूसरे कार्बन पर अगर OH समूह है तो राइबो शर्करा, दूसरे कार्बन पर OH नहीं है, केवल हाइड्रोजन है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और छुट्टी वुट्टी बढ़िया रही, बाल बाल जोर तक हटाए यार। हाँ, ठीक है। राइबो शर्करा किस में मिलेगी? आरएनए में। डीऑक्सीराइबो शर्करा किस में मिलेगी? डीएनए में। दोनों में अंतर किसका है? दूसरे कार्बन पर OH है तो राइबोस, दूसरे कार्बन पर H है तो डीऑक्सीराइबोस। अब इससे फर्क पड़ता क्या है? आरएनए आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो, OH समूह क्रियाशील होता है या स्थायी होता है? क्रियाशील। और जो पदार्थ जितना क्रियाशील होगा उतना कम स्थायी होगा। तो आरएनए में राइबो शर्करा होती है जो कि क्या होती है? अधिक क्रियाशील। और क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होगी, रिएक्टिव, इसका मतलब वो स्थायी कम होगी, इसलिए आरएनए कम स्थायी है। डीएनए में कौन सी शर्करा है? डीऑक्सीराइबोस, जिसमें OH दूसरे कार्बन पर नहीं है। दूसरे कार्बन पर नहीं है तो इसका मतलब ये कम क्रियाशील है, और अगर कम क्रियाशील है तो अधिक स्थायी होगा। तो शर्करा के कारण, यानी कौन सी शर्करा ज्यादा स्थायी होती है? राइबो शर्करा से ज्यादा स्थायी डीऑक्सीराइबो शर्करा होगी। तो इधर देखो, अब अपन ने नाइट्रोजन क्षारक देख लिए, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स। 5 कार्बन शर्करा हमने देख ली, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। फर्क क्या है? राइबोस के दूसरे कार्बन पर OH है, डीऑक्सीराइबोस के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन है। ये डीएनए में मिलेगा, ये आरएनए में मिलेगी। अब नाइट्रोजन क्षारक और शुगर दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो अब देखें,
अब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, एक मिनट। ये 5 कार्बन शर्करा बना दी मैंने, फर्स्ट कार्बन। ये कौन सी शर्करा है, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस? कैसे पहचाना, दूसरे पर हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास कौन सी शर्करा हो गई, 5 कार्बन डीऑक्सी राइबोस शर्करा। इस शर्करा में क्या जोड़ू की न्यूक्लियोसाइड बन जाए, इस शुगर में क्या जोड़ू की न्यूक्लियोसाइड बने, नाइट्रोजन क्षारक। तो पहले कार्बन पर, शर्करा के पहले कार्बन पर क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजन क्षारक। और इस संरचना को क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कैसा बना, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा। और नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के कौन से कार्बन पर जुड़ा, फर्स्ट कार्बन पर। अब एक मिनट, नाइट्रोजन क्षारक क्या हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है, नाइट्रोजन क्षारक पिरिमिडीन भी हो सकता है। अगर प्यूरिन है तो उसका 9वां नाइट्रोजन पहले कार्बन से बंध बनाएगा, और अगर पिरिमिडीन है तो उसका पहला नाइट्रोजन शर्करा के पहले कार्बन से बंध बनाएगा। तो मेरे पास ये पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन के साथ क्या जोड़ा, नाइट्रोजन क्षारक, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब अगर दो चीजें जुड़ी हैं तो एक बंध बनेगा। इस बंध को, किसके बीच का बंध, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा के बीच का बंध कहलाता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ग्लाइकोसिडिक बंध किसके बीच में बन रहा है, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा के मध्य बनेगा। एक मिनट, ये तो मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड। अब अगर मुझे इसको न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करना हो, फॉस्फेट समूह, अगर मैं चाहता हूं न्यूक्लियोटाइड तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, फॉस्फेट। अब क्या किया मैंने, यहां पे 5 कार्बन पे ये हटाया, एक सेकेंड, और इस 5वें कार्बन पर मैंने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट। 5वें कार्बन पर क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट। तो अब ये संरचना क्या बन गई, न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन क्षारक, क्षारक और शर्करा के मध्य का बंध बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध, और फॉस्फेट और शर्करा के बीच का बंध, ये बना फॉस्फोएस्टर बंध। इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बंध। तो फॉस्फेट और शर्करा के बीच में कौन सा बंध है, फॉस्फोएस्टर बंध। और शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच का कौन सा बंध है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध। और फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षारक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बना लो एक बार। ये बीटा रूप क्यों लिखा है, ये बीटा इसलिए क्योंकि जो शर्करा है ना, ये शर्करा बीटा रूप में पाई जाती है। अल्फा और बीटा दो शर्करा होती है, बीटा शर्करा है।
प्राकृतिक है, हाँ प्राकृतिक है। अगर प्राकृतिक ग्रीन हाउस नहीं होता तो पृथ्वी का औसतन तापमान -18 होता। पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी है, प्राकृतिक फिनोमिनन है। ये याद रखना, फॉस्फेट और शुगर के बीच में ये बंध फॉस्फोएस्टर है। अभी फॉस्फोडाइएस्टर आगे बनेगा, अभी नहीं बना है। ठीक है ना। यहां पर प्यूरीन N9 का मतलब है प्यूरीन का 9वां नाइट्रोजन पहले कार्बन से बंध बनाएगा शर्करा के। N1 का मतलब है पिरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन शर्करा के पहले से बंध बनाएगा। बना लिया ये, इसमें पॉइंट्स लिख लेंगे। नाइट्रोजन क्षारक व पेंटो शर्करा के मध्य नाइट्रोजन क्षारक व पेंटो शर्करा के मध्य का बंध नाइट्रोजन क्षारक व पेंटो शर्करा के मध्य का बंध बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। दूसरा, फॉस्फेट व पेंटो शर्करा के मध्य का बंध फॉस्फेट व शर्करा के मध्य का बंध फॉस्फोएस्टर बंध कहलाता है। फॉस्फोएस्टर बंध कहलाता है। अब ये अपन ने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है। डीएनए आरएनए कब बनेंगे? जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे। मतलब अब मुझे क्या करना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर उनका बहुलीकरण करना है। अब कैसे, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, अब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, कैसे बना? ये फॉस्फेट था 5 इधर, CH2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन क्षारक H H H H OH। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक। अब मुझे एक नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए क्या किया मैंने? यहां से H हटा दिया। क्या हटा दिया? H। और यहां पर अब एक नया न्यूक्लियोटाइड, वही फॉस्फेट, CH2। पहले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन क्षारक H H H H OH H। क्या जोड़ दिए मैंने? दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े, तो इस संरचना को क्या कह दूंगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर मुझे तीसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना हो, फिर क्या करूंगा? तीसरे पर OH था, वहां से H हटाऊंगा, फिर एक नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स है। दो न्यूक्लियोटाइड में ये एक फॉस्फोएस्टर बंध, ये दूसरा, दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बंध होता है? फॉस्फोडाइएस्टर। इसका मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितना फॉस्फोडाइएस्टर है? एक। तीन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में दो। चार न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में तीन। मतलब अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो n-1 फॉस्फोडाइएस्टर बंध होंगे। तो अब क्या क्या चीजें याद रखनी है, सुनो।
पहला सिस्टम तो आपको ध्यान में रखना है, दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। दूसरी चीज आपको दिशा या डायरेक्शन मालूम चल गया। डायरेक्शन कैसे है? देखो, पांचवें कार्बन पर हमेशा फॉस्फेट रहेगा और तीसरे कार्बन पर हमेशा OH रहेगा। अगर ये OH को हटा दो, ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तीसरे कार्बन पर अगर आप OH को हटा दो या ऑक्सीजन को हटा दो तो नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाएगा। दूसरे कार्बन पर तो H और OH हो सकते हैं, दूसरे कार्बन पर OH होगा तो राइबो शर्करा, OH हट गया सिर्फ H रह गया तो डीऑक्सी राइबो शर्करा। लेकिन तीसरे कार्बन पर OH होना जरूरी है। तीसरे कार्बन पर अगर आपने OH हटा दिया तो नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब इस चैप्टर में आगे हम नया DNA बनाएंगे, DNA प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन में DNA से RNA बनाएंगे। तो नया न्यूक्लियोटाइड किस दिशा में जुड़ेगा? 3 डैश सिरे। मतलब संश्लेषण हमेशा किस डैश दिशा में होता है? बहुलीकरण हो, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना हो, नया DNA बनाना हो, नया RNA बनाना हो, सबके निर्माण या बनने की दिशा 5 से 3 डैश ही होगी। 3 से 5 डैश में कोई संश्लेषण या बहुलीकरण नहीं होता है। बना लो, फिर पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, लिखे? अच्छा, बन अभी दूसरे में क्या चल रहा है? इकोलॉजी। इकोलॉजी पूरा चारों चैप्टर समझ, जीव और समष्टि, पारितंत्र, पर्यावरण के मुद्दे, जैव विविधता। ओ, अब क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है, लिखे। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड 3 डैश सिरे पर ही जुड़ता है। कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड 3 OH सिरे पर जुड़ता है, ऐसे लिख लेंगे। कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड
3 डैश OH सिरे पर जुड़ता है। अर्थात डीएनए अथवा आरएनए का निर्माण अथवा बहुलीकरण, डीएनए अथवा आरएनए का निर्माण अथवा बहुलीकरण सदैव 5 डैश से 3 डैश दिशा में ही होता है। डीएनए अथवा आरएनए का निर्माण या बहुलीकरण हमेशा 5 से 3 डैश दिशा में ही होता है। मतलब किस दिशा में निर्माण नहीं हो सकता? 3 से 5 डैश दिशा में नहीं हो सकता। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। तीन से 5 डैश दिशा में बहुलीकरण नहीं होता। ठीक है, तो अपन ने नाइट्रोजन क्षारक देखा, पेंटो शर्करा देखी, दोनों को जोड़ के क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। उसमें फॉस्फेट जुड़कर क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड। बंध कौन कौन से देखे? क्षारक और शर्करा के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फेट शर्करा के मध्य फॉस्फोएस्टर बंध, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध हमने बनाया। अब एक चार्ट यहां पर आपको ध्यान में रखना है। चार्ट में मैंने यहां पे ले लिया नाइट्रोजन क्षारक, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास चार्ट में नाइट्रोजन क्षारक है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। अब नाइट्रोजन क्षारक कौन सा था? एडिनिन, जिसको हम कहते हैं ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, थाइमिन टी, यूरेसिल यू। अब नाइट्रोजन क्षारक को न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित करने के लिए किससे जोड़ते हैं? पेंटो शुगर से। तो शुगर से जोड़ा तो एडिनिन अब क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। ग्वानिन क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन। साइटोसिन पहले से साइटोसिन ही था, साइटिडीन। थाइमिन थाइमिडीन, और यूरेसिल यूरिडीन। और फिर न्यूक्लियोटाइड में क्या जोड़ना पड़ता है? फॉस्फेट समूह। तो ये क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक अम्ल है। ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, और यूरिडाइलिक एसिड बना। थाइमिडीन, अच्छा देखो एडिनोसिन है, एडिनोसिन के साथ राइबो शर्करा भी जुड़ सकती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा भी। ग्वानोसिन के साथ दोनों शर्करा जुड़ सकती है, साइटोसिन के साथ दोनों शर्करा जुड़ सकती है, थाइमिडीन के साथ केवल डीऑक्सी राइबो शर्करा, और यूरेसिल के साथ, यूरिडिन के साथ केवल राइबोस शर्करा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एडिनोसिन का मतलब है इसके साथ राइबोस
और डीऑक्सीराइबोस, दोनों शर्करा जुड़ सकती है, इनके साथ भी दोनों, इनके साथ भी दोनों, इसके साथ केवल डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और यूरिडिन के साथ केवल राइबोस शर्करा, क्योंकि यूरिडिन केवल आरएनए में होता है और थाइमिडीन केवल डीएनए में होता है। ठीक है भाई, बना लिया। अब अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डीएनए की। तो हेडिंग डाल देंगे डीएनए। डन, ये डालूं? तो देखो, अपने पास डीएनए का फुल फॉर्म तो हमें पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले इतिहास में डीएनए की खोज का श्रेय किस वर्ष में? 1869 में एक वैज्ञानिक थे मीस्चर, उन्होंने डीएनए की खोज की और डीएनए को किस नाम से जाना? न्यूक्लिन। उन्होंने कहा केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ है और उस अम्लीय पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूक्लिन। तो डीएनए की खोज का श्रेय मीस्चर को जाएगा किस वर्ष में? 1869। फिर दो वैज्ञानिक थे विल्किंस और फ्रैंकलिन। जब किसी भी जैव अणु की खोज हो जाती है, उन्होंने डीएनए को खोज लिया, तो नेक्स्ट तरीका क्या है? उसकी संरचना पता करने का। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? एक्स रे डिफ्रैक्शन कह दो या एक्स रे क्रिस्टलीकरण कह दो। तो एक्स रे डिफ्रैक्शन या एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया और उस तकनीक से क्या समझने की कोशिश की? डीएनए की संरचना। लेकिन इनको समझ आया नहीं। इन्होंने डीएनए पर एक्सरे फेंके, एक्सरे के बाद डीएनए की एक संरचना बनने तो लगी, लेकिन इनको समझ नहीं आया। तो इनके जो आंकड़े प्राप्त हुए, किनको आंकड़े प्राप्त हुए? विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन आंकड़ों का प्रयोग किसने किया? वॉटसन और क्रिक ने। मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने किन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया? विल्किंस और फ्रैंकलिन। और उसके बाद डीएनए की द्विकुंडलित संरचना या डबल हेलिक्स संरचना दर्शाई, और इसी के लिए उनको 1953 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारे वैज्ञानिक जितने भी एनसीईआरटी में आपको ध्यान में रखने, खोज मीस्चर ने, संरचना का अध्ययन विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, और आंकड़ों का प्रयोग द्विकुंडलित संरचना के लिए किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। लिखेंगे तो डीएनए सबसे पहले खोज 1869 में मीस्चर ने की, में मीस्चर ने की, और ब्रैकेट में लिखेंगे उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन कहा। उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन कहा। फिर नेक्स्ट, डीएनए की संरचना के अध्ययन हेतु डीएनए की संरचना के अध्ययन हेतु
विल्किंस एवं फ्रैंकलिन ने एक्स रे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया। डीएनए की संरचना के अध्ययन हेतु विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स रे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस तकनीक से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा वॉटसन और क्रिक ने डीएनए द्विकुंडलित संरचना दर्शाई। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी। और आप ब्रैकेट में लिख लेंगे 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतिहास में खोज मीस्चर ने, एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक का प्रयोग विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, और उस आंकड़ों से द्विकुंडलित डीएनए की संरचना किसने दी? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो अब हम सबसे पहले, ठीक है, अब अपने पास सबसे पहले कौन सी संरचना हम पढ़ेंगे? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो वॉटसन एंड क्रिक ने किस वर्ष में दी? 1953 में। मतलब 1953 में दिया था। हाँ, संरचना सम्मानित तो 1962 में किया गया था। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 1953 में यह संरचना। मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने द्विकुंडलित संरचना किस वर्ष में दी? 1953 में। अब यहां पर हम बात करेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। ठीक है भाई, अब देखो एक एक करके। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो किस वर्ष में आई थी? 1953 में। अब वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले तो यह कहा कि डीएनए की जो ये संरचना है, ये डीएनए एक रज्जुक से बना है या दो रज्जुकों से? तो डीएनए कितने रज्जुकों से बना है? दो रज्जुकों से। दोनों कुंडलित रज्जुक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं या प्रति समानांतर? प्रति समानांतर। 5 डैश पर फॉस्फेट होता है, 3 डैश पर OH होता है, हमको पता है। 3 डैश पर क्या होगा? OH, 5 पर क्या होगा? फॉस्फेट। तो डीएनए द्विकुंडलित संरचना का पहला लक्षण है कि डीएनए में कितने रज्जुक या कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 रज्जुक होते हैं। दोनों रज्जुक आपस में कुंडलित हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल, या जिसे हम कहते हैं प्रति समानांतर होते हैं। मतलब एक रज्जुक की दिशा 5 से 3 है, दूसरे रज्जुक की दिशा 3 से 5 है। दोनों रज्जुक होते प्रति समानांतर हैं, लेकिन संश्लेषण हम आगे पढ़ेंगे केवल 5 से 3 डैश दिशा में होगा।
तो पहला लक्षण तो ये है। दूसरा, इस डीएनए की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कौन सी है? ये बैकबोन है। ये बैकबोन या रीढ़ की हड्डी किससे बनी होती है? फॉस्फेट और शर्करा से। तो द्विकुंडलित डीएनए की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन किससे बनी हुई है? फॉस्फेट और शुगर से। और अगर फॉस्फेट और शुगर से बनी है तो बंध कौन से हो गए? फॉस्फोडाइएस्टर। यहां पर देखो, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो ये फॉस्फेट शुगर की बैकबोन बनी हुई है, तो इसमें बॉन्ड कौन से होंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बंध होंगे। तो बैकबोन तो फॉस्फेट शुगर की बनी हुई है। नाइट्रोजन क्षारक कहां है? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तो लंबवत होंगे, और लंबवत होंगे और कहां की तरफ होंगे? भीतर की तरफ होंगे। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें क्या दर्शा रही हैं? दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध किसके बीच में होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक, जो बैकबोन के बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ है? भीतर की तरफ है। और दोनों रज्जुकों के मध्य क्या पाए जाते हैं? दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन बेस के बीच क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक लिखते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, उसके लक्षण। डीएनए द्विकुंडलित संरचना के लक्षण। पहला, डीएनए में दो कुंडलित रज्जुक पाए जाते हैं। डीएनए में दो कुंडलित रज्जुक पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। दो कुंडलित रज्जुक पाए जाते हैं जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर होते हैं मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक रज्जुक 5 से 3 डैश दिशा में, एक रज्जुक 5 से 3 डैश दिशा में और दूसरा रज्जुक 3 से 5 डैश दिशा में। एक रज्जुक 5 से 3, दूसरा रज्जुक 3 से 5। फिर दूसरा लक्षण, डीएनए द्विकुंडलित या डीएनए डबल हेलिक्स की बैकबोन डीएनए डबल हेलिक्स की बैकबोन फॉस्फेट व शुगर से बनी होती है। फॉस्फेट व शर्करा से बनी होती है, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बंध सम्मिलित। फॉस्फोडाइएस्टर बंध सम्मिलित। इसी में लिख लेंगे नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक इस बैकबोन के लंबवत व भीतर की ओर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षारक इस बैकबोन के लंबवत
वह भीतर की ओर पाए जाते हैं। वह भीतर की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आएगा हाइड्रोजन बंध। तीसरा लक्षण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बीच में होंगे? दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य। तो लिख लेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। दोनों रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन बंध में एक वैज्ञानिक थे चारगाफ। चारगाफ ने कौन सा नियम दिया? क्षारक संपूरकता का नियम या बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी का नियम। और वो नियम कहता था चारगाफ कि एडिनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? थाइमीन के साथ। कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं इनके मध्य। और ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बंध? 3। तो चारगाफ ने बताया कि एडिनिन हमेशा किसके साथ जोड़ा बनाएगा? थाइमीन के साथ। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बंध बनाएगा? साइटोसिन के साथ। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध। लिख लो ये चारगाफ का क्षारक संपूरकता नियम। अब देखो, जब ये क्षारक संपूरकता का नियम है, मतलब एडिनिन थाइमीन के साथ जोड़ा बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएगा, तो इसके 2 फायदे हैं। इसके 2 फायदे ये हैं। पहला फायदा ये है कि आपको अगर एक रज्जुक का न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात है तो दूसरे का निकाल लोगे। भाई मैंने आपसे कहा एक न्यूक्लियोटाइड का, एक रज्जुक का क्रम है ATCG ATCG, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड, दूसरे रज्जुक का क्रम क्या हो गया? TAGC TAGC। बस फर्क याद रखना, ये रज्जुक अगर 5 से 3 डैश दिशा में है तो ये 3 से 5 डैश दिशा, क्योंकि दोनों रज्जुक एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं। तो पहला फायदा तो यह है कि आपको एक डीएनए, एक रज्जुक का न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात है तो दूसरे का पता लगा लोगे। दूसरा फायदा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक डीएनए सैंपल है और उस डीएनए सैंपल में 30% एडिनिन है और आपसे पूछा जाए इस आधार पर साइटोसिन का प्रतिशत क्या होगा, तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? एडिनिन आपको दे रखा है 30%। अब हमें पता है एडिनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? थाइमीन। तो अगर एडिनिन 30% है तो थाइमीन भी 30 ही होगा। जितना एडिनिन उतना थाइमीन। 30 और 30 कितने निकल गए? 60। बचे कितने? 40। 40 में साइटोसिन और ग्वानिन बराबर होने चाहिए, 20 और 20। तो आपको किसी भी न्यूक्लियोटाइड का प्रतिशत दे रखा हो,
आप किसी भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। क्षारक संपूरकता के कितने फायदे हैं? दो। एक रज्जुक का क्रम ज्ञात हो तो दूसरे का क्रम ज्ञात कर सकते हो, और एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिशत दे रखा हो तो आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। ये दोनों तो। अब एक सवाल है, मैंने आपसे कहा कि एक डीएनए की खोज हुई और उस डीएनए सैंपल में देखा गया एडिनिन 60% है, थाइमीन 15 है, ग्वानिन 20 है और साइटोसिन 5% है। ठीक है, एक डीएनए सैंपल में एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन का यह प्रतिशत दे रखा है। प्रश्न यह है कि क्या ये आंकड़े संभव हैं? नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने देखा ए और टी बराबर ही नहीं है सर, और ग्वानिन और साइटोसिन ही बराबर नहीं है। तो ए और टी बराबर होने चाहिए, सी और जी बराबर होने चाहिए, है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये आंकड़े संभव हैं। आरएनए कैसे? थाइमीन है। जब मैं यहां पे डीएनए लिख दिया, यहां पे थाइमीन लिख दिया, तो आरएनए कैसे हुआ ये? हाँ, ये आंकड़े संभव हैं, लेकिन एटी बराबर नहीं, जीसी बराबर नहीं। ये फिर कैसे संभव है? ये तब संभव है जब डीएनए एकल रज्जुक हो। जब डीएनए द्विरज्जुक होता है तब ए और टी बराबर होंगे, जी और सी बराबर होंगे। डीएनए एक ही रज्जुक से बना हुआ है। डीएनए में दो रज्जुक ना होकर एक ही रज्जुक है, तो उसमें कितने भी एडेनिन हो सकते हैं, कितने भी थाइमीन, कितने भी साइटोसिन, कितने भी ग्वानिन। तो ये आंकड़े संभव हैं, लेकिन तब जब डीएनए सिंगल। अब पहली चीज, डीएनए एकल रज्जुक होता है क्या? होता है। कहां? पूरे विश्व, दुनिया में सिर्फ दो ऐसे विषाणु हैं, और एनसीईआरटी ने एक ही दे रखा है। पूरे दुनिया में दो ऐसे विषाणु हैं जिसमें एकल रज्जुक डीएनए होता है। एनसीईआरटी में दे रखा है कॉलीफेज इंटू 174 वायरस, और एक और मैं आपको बता देता हूं, M13 फेज। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा जीव ही नहीं है जिसमें डीएनए एकल रज्जुक हो। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, आप कोई भी और ऑर्गेनिज्म की बात करो, सब में डीएनए द्विरज्जुक होगा। एकल रज्जुक डीएनए केवल किस में मिलेगा? इन दोनों में। और जहां पर एकल रज्जुक डीएनए होगा वहां पर किसका नियम काम नहीं करेगा? चारगाफ का। तो आरएनए कैसा होता है? एकल रज्जुक। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सारे तरह के आरआरएनए तो एकल रज्जुक होते हैं। तो एकल रज्जुक आरएनए में भी चारगाफ का नियम काम नहीं करेगा। चारगाफ का नियम केवल किस में काम करता है? द्विरज्जुक डीएनए या आरएनए में। तो अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, यहां पर चारगाफ का नियम। पहली चीज है, चारगाफ का नियम केवल किसके लिए काम करेगा? ये देखो, डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड, द्विरज्जुक है। द्विरज्जुक या द्विरज्जुक आरएनए, या इसको ऐसे लिख देते हैं, अब देखो एक चीज पहले देख लो फिर आप बना लेना। चारगाफ के दो नियम अपन पढ़ते हैं। चारगाफ का पहला नियम अपन ने देखा, एडिनिन किसके बराबर था? थाइमीन। ग्वानिन किसके बराबर था? साइटोसिन। एडिनिन क्या है? प्यूरिन। ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। थाइमीन क्या है? पिरिमिडीन। साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन। तो प्यूरिन की संख्या किसके बराबर है? पिरिमिडीन। तो पहला नियम ही चारगाफ का होता है कि प्यूरिन्स की संख्या किसके बराबर है? पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडिनिन और ग्वानिन। किसके बराबर होंगे? पिरिमिडीन्स। थाइमीन प्लस साइटोसिन। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा?
तो चारगाफ का पहला नियम है कि प्यूरीन और पिरिमिडीन का अनुपात 1 होगा, लेकिन केवल कब? द्विरज्जुक। दूसरा नियम और होता है, दूसरा नियम होता है एटी और सीजी का अनुपात। अब देखो, कंफ्यूज मत करना आप, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये प्यूरीन पिरिमिडीन का अनुपात है, ये एटी सीजी का अनुपात है। ये कांस्टेंट या स्थायी होता है और अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग। भिन्न जीवों तो आपको ध्यान में रखना है, चारगाफ के 2 नियम हैं, लेकिन ये दोनों नियम कब मान्य होंगे? जब द्विरज्जुक न्यूक्लिक अम्ल होगा। एकल रज्जुक के लिए मान्य नहीं है। ये लिख लो। ठीक है, लिखा है यहां पे एक। ठीक है, एक नोट लिख लेंगे यहां पे। हाँ, एक नोट, चारगाफ का नियम, चारगाफ का नियम एकल रज्जुक डीएनए या आरएनए के लिए मान्य नहीं है। चारगाफ का नियम एकल रज्जुक डीएनए या आरएनए के लिए मान्य नहीं है। तो देखो, डीएनए द्विकुंडलित संरचना में अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है। मान लेते हैं, मैंने कहा यहां पर ए है तो यहां पर टी है, यहां पर सी है तो जी है, जी सी टी ए, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके मध्य है? दोनों रज्जुकों के मध्य। अब आप क्या करो, केवल एक रज्जुक की बात करते हैं अपन। केवल इस रज्जुक को देखो, इस रज्जुक में एक के ऊपर एक नाइट्रोजन क्षारक है, टी के ऊपर जी, जी के ऊपर सी, सी के ऊपर एक। अपन लिखते हैं किताबें, एक के ऊपर एक किताबें रखते हैं। एक रज्जुक में एक के ऊपर एक नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है। इनके मध्य जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। और एक के ऊपर एक नाइट्रोजन क्षारक जैसे किताबें रखते हैं, इसको हम अंग्रेजी में एक और नाम से जानते हैं, बेस स्टैकिंग। बेस का मतलब नाइट्रोजन क्षारक हो गया, स्टैक का मतलब है एक के ऊपर एक नाइट्रोजन क्षारक का रखना। और जब ये एक रज्जुक में एक के ऊपर एक नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं तो इस क्रिया को या इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया भी डीएनए को क्या बनाती है? स्थायी।
आगे अपन देखेंगे डीएनए आरएनए की तुलना में बहुत ज्यादा स्थायी है और उसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो डीएनए में थाइमीन होता है जो यूरेसिल से ज्यादा स्थायी है, हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा है जो राइबोस से अधिक स्थायी है। और डीएनए में हाइड्रोजन बंध के साथ साथ ये हाइड्रोफोबिक अभिक्रियाएं हैं जो डीएनए को अधिक स्थायी बनाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया। देखो आरएनए तो वैसे एकल रज्जु की होता है हमेशा, लेकिन कुछ विषाणु होते हैं, रोटा वायरस, रियो वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस, इनके अंदर आरएनए द्विरज्जुक होता है। बाकी ज्यादातर आरएनए एकल रज्जु की है। हाँ, तो इसमें लिख लेंगे एक ही रज्जुकों के हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया में लिख रहे हैं, एक ही रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य, एक ही रज्जुक के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य, एक ही रज्जुकों के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य हाइड्रोफोबिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। हाइड्रोफोबिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, ये एक है, एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है। इन दोनों क्षारक युग्मक के मध्य दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये एक रज्जुक है, ये दूसरा क्षारक युग्मक है। दोनों क्षारक युग्मक, दोनों बेस पेयर के मध्य दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम कह दो, या नैनोमीटर में निकालना हो तो 0.34। तो दोनों, ये एक ये दूसरा, दोनों के मध्य कितनी दूरी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब एक पूरा घुमाव, ये यहां से लेकर आधा है और ये एक पूरा घुमाव है, तो ये एक पूरा टर्न कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम कहते हैं पिच, या जिसे हम कहते हैं 1 कंप्लीट टर्न। तो एक पूरा घुमाव कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। दो क्षारक युग्मक के मध्य दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक पूरे घुमाव में कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 क्षारक युग्मक पर टर्न। वापस, ये एक क्षारक युग्मक है, ये दूसरा क्षारक युग्मक है, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा घुमाव कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो अगर पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम है और दो के मध्य दूरी 3.4 है, तो पूरे घुमाव में कितने क्षारक युग्मक हो गए? 10 क्षारक युग्मक। और दोनों रज्जुकों के मध्य दूरी यानी डायमीटर, व्यास, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। बना लो इसे। ठीक है, मतलब यहां पर मैंने लिख लिया, दो क्षार युग्मों के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम,
तो पर घुमाव 10 क्षारक जोड़े हो गए, और 2 रज्जुकों के मध्य दूरी 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो डीएनए, मानव का डीएनए, ये कैसा होता है? क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहता है। घड़ी की सुइयां जिस तरह से घूमती हैं उस दिशा में घुमा रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? राइट हैंडेड हेलिक्स, या कौन सा डीएनए? बीडी। ये सारे जो आंकड़े हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, 10 क्षारक युग्मक प्रति घुमाव, 20 एंगस्ट्रॉम, इस डीएनए को क्या कहते हैं? बी डीएनए। और ये किस तरह से कुंडलित होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिक्स है और इस डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने नाइट्रोजन क्षारक, पेंटो शर्करा दोनों को जोड़कर क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर बहुलीकरण से डीएनए और आरएनए बनेंगे। अपन ने सबसे पहले किसकी बात की है? डीएनए की। डीएनए में सबसे पहले अपन ने इतिहास देखा, और फिर किसकी संरचना की बात की है? डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की बात की है। ठीक है भाई, बाकी फिर नेक्स्ट में करेंगे। हाँ, ये कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपन कल देख लेंगे। ये क्लॉक, घड़ी का सुइया होता है, घड़ी का सुइया क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। अगर ये उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। वो कल देखेंगे जेड डीएनए। अरे तैयार हूं, बंद करो।